नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इनकी प्रॉपर्टीज को हम एक साथ डिस्कस करेंगे। एक साथ क्यों? क्योंकि पैरा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की सारी प्रॉपर्टीज एक जैसी है, बस उनमें डिफरेंस इतना ही है कि जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है ये हमेशा थोड़े कम मैग्नेटाइज होंगे और जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ये कंपैरेटिवली ज्यादा मैग्नेटाइज होंगे। बस ये इनमें डिफरेंस है, बाकी दोनों की प्रॉपर्टीज एक जैसी ही है, इसलिए हम इनको एक साथ ही स्टडी कर रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी है पैरा या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की कि ये हमेशा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मैग्नेटाइज होते हैं। मान लो कि कोई मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड में आपने पैरा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को रखा, तो पैरा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होंगे। जिस डायरेक्शन में आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो, सपोज करो आपने बी नॉट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो चाहे पैरा हो चाहे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो, दोनों ही सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होंगे। यानी कि ये जो खुद मैग्नेटिक फील्ड बीएम प्रोड्यूस करेंगे वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। तो इसके अंदर टोटल मैग्नेटिक फील्ड आपको कितना मिलेगा? ये मिलेगा B इक्वल्स टू बी नॉट प्लस BM। अगर ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल है तो BM की वैल्यू थोड़ी सी कम रहेगी, और अगर ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो ये ज्यादा मैग्नेटाइज होगा और इसकी वजह से BM की वैल्यू ज्यादा होगी। तो BM वो मैग्नेटिक फील्ड है जो मटेरियल खुद प्रोड्यूस कर रहा है। अगर ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल है तो इसका मैग्नेटाइजेशन थोड़ा कम होगा, इसकी वजह से BM की वैल्यू थोड़ी सी कम होती है इसमें। और अगर ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो ये ज्यादा मैग्नेटाइज होगा, और ज्यादा मैग्नेटाइज होगा तो BM की वैल्यू इसमें ज्यादा होगी। तो अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देखा जाए तो वो B नॉट है, और इस मटेरियल के अंदर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो है B इक्वल है B नॉट प्लस BM के। इसका मतलब मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड B है वो B नॉट से तो ज्यादा ही होगा। क्यों? क्योंकि B नॉट में BM ऐड कर रहे हैं तब जाके आपको B मिल रहा है, तो B की वैल्यू B नॉट से ज्यादा होती है। अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल है तो B नॉट की वैल्यू B की वैल्यू B नॉट से थोड़ी ज्यादा होगी, और अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो B की वैल्यू B नॉट से काफी ज्यादा होगी। ये इनमें डिफरेंस है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी, जब भी आप किसी भी पैरा या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को किसी भी मैग्नेट के पास में रखोगे तो ये मैग्नेट से हमेशा अट्रैक्ट होंगे। जैसे ये कोई मैग्नेट है और इसके पास में आपने क्या किया, किसी पैरा या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के पीस को रखा, तो ये हमेशा क्या होगा, इससे अट्रैक्ट होगा, इसकी तरफ मूव करेगा। आपको पता है कि मैग्नेट के पास में यानी कि इसके पोल्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, और दूर जाएंगे तो वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पे। अब आप देख रहे हो कि जो पैरा या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ये कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये वीक मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन की तरफ मूव कर रहे हैं। मैग्नेट के पास आ रहे हैं ना, मैग्नेट के पास आने का मतलब मैग्नेट के पास में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा पोल्स के ऊपर। तो जो पैरा या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ये हमेशा वीक मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन की तरफ मूव करते हैं। ये भी आप प्रॉपर्टी याद रखो। अगर ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल है तो ये इस मैग्नेट से वीकली अट्रैक्ट होगा। अट्रैक्ट तो दोनों ही होंगे, पैरा भी और फेरो भी, लेकिन अगर ये पैरा है तो ये वीकली अट्रैक्ट होगा, और अगर ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जैसे कि आयरन तो ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा मैग्नेट से, ठीक है। ये इनमें डिफरेंस है, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर आप किसी भी पैरा या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को पाउडर बना के, उसका पाउडर बना के यानी कि उसको पीस के दो मैग्नेट्स के ऊपर रखते हो, तो थोड़े टाइम बाद में जो मटेरियल है वो एक अलग शेप ले लेता है। देखो जैसे ये कोई ट्रांसपेरेंट ग्लास का बाउल है, इसके अंदर आपने क्या किया, जो पैरा या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसका पाउडर बना के इसके अंदर रख दिया इन दोनों मैग्नेट्स के ऊपर। अब ये दोनों मैग्नेट्स थोड़ी दूर दूर रखी हुई हैं, इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा वीक होगा और पोल्स के ऊपर कंपैरेटिवली ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। ऐसे दो अलग अलग मैग्नेट्स हैं, बीच में मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा कम है, और इस वाले पोल पे और इस वाले पोल पे इन दोनों पोल्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। अब हमने अभी ये पढ़ा था कि जो पैरा या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ये हमेशा वीक मैग्नेटिक फील्ड वाली जगह से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वाली जगह पे मूव करेंगे। मतलब वीक मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रीजन की तरफ मूव करते हैं। तो वीक कहां पे है, बीच में है मैग्नेटिक फील्ड, और स्ट्रॉन्ग कहां पे है, साइड में है। तो ये किधर से किधर जाएगा, बीच से साइड में चला जाएगा। तो थोड़े टाइम बाद में इस टाइप की सी शेप बन जाएगी, यहाँ पे बीच में तो गड्ढा बन जाएगा क्योंकि ये साइड में खिसक गया, और साइड में थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा क्योंकि बीच वाला मटेरियल भी साइड में शिफ्ट हो चुका है। तो इससे ये चीज प्रूव होती है कि जो
पैरा या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ये हमेशा स्ट्रॉन्ग से वीक से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन की तरफ मूव करेंगे। किधर मूव करेंगे? वीक मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन की तरफ मूव करते हैं। अगली प्रॉपर्टी, अगर किसी भी पैरा या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अगर आप दो मैग्नेट्स के बीच में लटका देते हो, जैसे मान लो कि दो अलग अलग मैग्नेट्स हैं और ये दोनों मैग्नेट्स यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही हैं, इनके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होगा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। अगर आप किसी भी पैरा या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक धागे से बांध के इसके बीच में लटका देते हो तो उस मटेरियल की जो लॉन्गेस्ट एक्सिस होगी, ये इसकी लॉन्गेस्ट एक्सिस है मटेरियल की, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी। जैसे डायमैग्नेटिक मटेरियल तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अरेंज होता है, जबकि पैरा और फेरो क्या होंगे? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही अरेंज होंगे। आप एक चीज नोटिस करोगे कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है हमेशा पैरा और फेरो उसके अपोजिट प्रॉपर्टी शो करते हैं, मतलब सारी की सारी प्रॉपर्टीज उल्टा रहेंगी। किसके लिए? पैरा और फेरो के लिए। डाय के लिए जो भी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है ना उसका उल्टा कर दो तो वो किसकी प्रॉपर्टीज बन जाएंगी? पैरा और फेरो की प्रॉपर्टीज बन जाएंगी। तो ये प्रॉपर्टी समझ में आई? जब भी आप किसी पैरामैग्नेटिक मटेरियल को या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को धागे से बांध के दो मैग्नेट्स के बीच में लटकाते हो तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है दोनों मैग्नेट्स के बीच में, पैरा या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हमेशा उसी लाइन के अलोंग अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखने वाली है इसमें। फिर अगली प्रॉपर्टी है कि अगर आप किसी भी पैरा या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे मैं एक डायग्राम बना के बताता हूं, ये मान लो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, ये है पैरामैग्नेटिक मटेरियल और दूसरा है सपोज करो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब ये दोनों ही क्या करेंगे? जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनको अट्रैक्ट करेंगे। जैसे डायमैग्नेटिक मटेरियल तो क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हमेशा रिपेल करता है, लेकिन पैरा या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या करते हैं? जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इनको अट्रैक्ट करने का काम करेंगे। अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल है तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को वीकली अट्रैक्ट करेगा। कैसे अट्रैक्ट करेगा? वीकली, मतलब कम अट्रैक्ट होंगी इधर। और अगर ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, मतलब ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर से आपको ड्रॉ करके बतानी है। मतलब ये स्ट्रांगली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? ज्यादा मैग्नेटाइज होता है पैरा की कंपैरिजन में। तो हम ये बोलेंगे कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट करेगा, जबकि जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है वो कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट करेगा, ऐसा बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज भी याद रखनी है। फिर अगली प्रॉपर्टी है कि जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की वैल्यू होती है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, जिसको म्यू आर से डिनोट करते हैं। रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का फॉर्मूला होता है बी अपॉन बी नोट। अब आपको ये तो पता ही है कि चाहे पैरामैग्नेटिक मटेरियल हो चाहे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा होगा। जो पैरा या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमेशा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा होता है, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। इसलिए इनके अंदर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलता है वो मिलता है बी नोट प्लस बी एम के बराबर। अब बी अगर बी नोट से ज्यादा है तो म्यू आर तो 1 से बड़ा आएगा, म्यू आर की वैल्यू क्या आएगी? 1 से बड़ी आएगी। तो अगर ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल है तो म्यू आर की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, और अगर ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो म्यू आर की वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा होगी, वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 रहेगा। फिर ये ग्रेटर देन तो दोनों के लिए ही होगा। अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल है तो उसके लिए म्यू आर की वैल्यू 1 से थोड़ी ज्यादा होगी, और अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो उसके लिए म्यू आर की वैल्यू 1 से बहुत बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, फिर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या रहेगी पैरा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए? तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई एम का फॉर्मूला होता है म्यू आर के टर्म्स में, काई एम इक्वल टू म्यू आर माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे म्यू आर की वैल्यू हम देख रहे हैं कि चाहे पैरा हो या फेरो हो, दोनों के लिए ही म्यू आर की वैल्यू क्या है? 1 से ज्यादा है। 1 से क्या है? ज्यादा। अगर म्यू आर की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो काई एम की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। भाई 1 से बड़ी वैल्यू में से 1 को माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल है तो काई एम की वैल्यू स्मॉल पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए म्यू आर 1 से थोड़ा ही ज्यादा होता है। अगर ये पैरा है तब तो क्या होगा?
chi m की वैल्यू स्मॉल पॉजिटिव होगी, और अगर ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो जो chi m की वैल्यू है वो लार्ज पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। पैरा के लिए chi m की वैल्यू स्मॉल पॉजिटिव होती है और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए chi m की वैल्यू लार्ज पॉजिटिव वैल्यू होती है। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है एकदम। और एक लास्ट प्रॉपर्टी, जो पैरा या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो क्यूरी लॉ को फॉलो करते हैं। और क्यूरी लॉ आपको क्या बताया था, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल हो पैरा और फेरो में से, क्योंकि डायमैग्नेटिक मटेरियल तो इसको फॉलो नहीं करते क्यूरी लॉ को। क्यूरी लॉ को कौन फॉलो करता है, ओनली पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो कोई भी पैरा या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो, उसकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसको हम बोलते हैं क्यूरी लॉ। कौन सा लॉ, क्यूरी लॉ। तो ये क्यूरी लॉ को फॉलो करेगा कौन, पैरा भी और फेरो भी, दोनों फॉलो करेंगे। मतलब इन दोनों की ही मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर के साथ में, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। मतलब जितना इजीली पैरा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लो टेम्परेचर पे मैग्नेटाइज होते हैं, उतना हाई टेम्परेचर पे नहीं होंगे। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या चीज होती है बताओ, आपको बताया था ना, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वो फिजिकल क्वांटिटी है जो आपको ये बताती है कि कोई भी मटेरियल कितना इजीली मैग्नेटाइज होगा। तो अगर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी chi m की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब मटेरियल को लो टेम्परेचर पे मैग्नेटाइज करना आसान है और हाई टेम्परेचर पे मैग्नेटाइज करना मुश्किल होगा, कम मैग्नेटाइज होगा वो। ठीक है, समझ में आया, ये सारी प्रॉपर्टीज क्लियर है एकदम। देख लो शुरू से लेकर लास्ट तक, ये प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, सारी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है ये। अब एक एक करके हम दोनों का एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। पहले हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरी यूज की जाती है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर थ्योरी। कौन सी थ्योरी, एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर थ्योरी इसको बोला जाएगा। ठीक है, नोट कर लेना इसका नाम, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर थ्योरी। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है ना वो यही बनता है इसके ऊपर। बाकी एक्सप्लेनेशन पूछेगा तो पूरा डिटेल में समझाना ही है। अब देखो इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, समझना ध्यान से। मान लो कि आपके पास में कोई भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल का पीस है। अभी हम पैरामैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये आपके पास में कोई पैरामैग्नेटिक मटेरियल का पीस है। नॉर्मली जो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है एक तरह से किसी भी मटेरियल का, ये उन मटेरियल्स में आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा जिनमें ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी कि ऐसे एटम्स जिनके अंदर ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कौन सी प्रॉपर्टीज शो करते हैं, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं ज्यादातर। ठीक है, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, जिन एटम्स के अंदर ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। देखो जिन एटम्स के अंदर ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सपोज करो 25 इलेक्ट्रॉन्स है किसी एटम के अंदर, तो उसमें दो दो इलेक्ट्रॉन्स के अगर पेयर बनाए जाएं तो 12 पेयर तो कंप्लीट बनेंगे और एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा फिर। तो वो जो 12 पेयर बने उनमें जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हर एक पेयर में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं हमेशा। और अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व करने से एक ऐसे घूमता है तो दूसरा ऐसे घूमता है, और अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व करने से वो एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देते हैं। लेकिन वो एक बचा हुआ जो इलेक्ट्रॉन है, जो एक इलेक्ट्रॉन बच गया अभी, वो किसी न किसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, फिर उसका तो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कैंसिल नहीं हो पाता है मैग्नेटिक फील्ड। हर एक इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेगा तो वो क्या करेगा, करंट और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो किसी एटम के अंदर अगर ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन्स है तो उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके अगर दो दो के पेयर बनाए जाएं तो उसमें कंप्लीट पेयर नहीं बनते, एक इलेक्ट्रॉन हमेशा बचेगा। और अगर एक इलेक्ट्रॉन बचेगा तो वो कोई ना कोई डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा। अब वो जो एक बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो कोई भी डायरेक्शन में, रैंडमली कोई भी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो एटम है इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है इलेक्ट्रॉन का, जो बचे हुए एक इलेक्ट्रॉन का है, वो इस डायरेक्शन में है। इस वाले एटम का किसी और डायरेक्शन में होगा, इस वाले एटम का किसी और डायरेक्शन में होगा। तो हर एक एटम के अंदर वो जो एक बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है उसका मैग्नेटिक फील्ड रैंडमली अलग अलग डायरेक्शन में होगा। कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है, ये अलग अलग डायरेक्शन में होगा। अब इसकी वजह से क्या होगा, हर एक इलेक्ट्रॉन का
हर एक एटम के अंदर जो एक बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपस में ही कैंसिल हो जाएगा इन एटम्स के अंदर। अगर किसी एटम का जो एक इलेक्ट्रॉन अगर वो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ प्रोड्यूस कर रहा है तो किसी दूसरे एटम का कोई इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ भी प्रोड्यूस कर रहा होगा, तो वो आपस में कैंसिल। ऐसे ही किसी का इधर है तो किसी का उल्टा इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो इस तरीके से सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ये रैंडमली अलग अलग डायरेक्शन में है ना, इसलिए क्या होगा, सबका मैग्नेटिक फील्ड आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर कितना मिलेगा, 0, और इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी क्या होगा, 0 के बराबर होगा। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कब डेवलप होता है, जब ये मैग्नेटाइज होगा। तो जब तक आपने कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है, बी नॉट इक्वल टू 0 है, तब तक आपको इसके अंदर कोई भी मैग्नेटाइजेशन या कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाई नहीं देगी। ये मैग्नेटाइज नहीं है अभी। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके देखेंगे। मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट। कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हमने, बी नॉट मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या करेगा, ये इन मॉलिक्यूल्स के अंदर या इन एटम्स के अंदर जो एक बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है जो रैंडमली अलग अलग डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था, उसको अरेंज करने की कोशिश करेगा। कौन सी डायरेक्शन में, देखो आपको एक चीज पता है कि जब हम किसी भी बार मैग्नेट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो हमेशा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होती है और उस कंडीशन में वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहती है। कोई भी बार मैग्नेट है उसको आप किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो आप क्या देखोगे कि वो बार मैग्नेट घूम के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाती है, क्योंकि वो उस कंडीशन में सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। तो यहाँ पे ये हर एक जो मॉलिक्यूल है या हर एक जो एटम है ये छोटे छोटे मैग्नेट की तरह ही बिहेव कर रहा है, क्योंकि जैसे एक मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है वैसे ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स भी क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हर एक जो मॉलिक्यूल है या हर एक जो एटम है वो एक छोटी सी मैग्नेट की तरह यहाँ पे बिहेव करेगा। और इसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो इन छोटी छोटी मैग्नेट्स के ऊपर, इन छोटे छोटे मैग्नेट्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा, टॉर्क अप्लाई करेगा, और उससे क्या होगा, ये सारे के सारे जो छोटे छोटे मैग्नेट्स होंगे ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे। मतलब ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे होंगे हर एक मॉलिक्यूल या हर एक एटम कि वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाए। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनके ऊपर फोर्स और टॉर्क अप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से ऐसा होगा। तो ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं पहले ये रैंडमली अलग अलग डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो अब हर एक एटम या मॉलिक्यूल के अंदर जो वो एक बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर ये मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा और उसको इस तरीके से घुमाएगा कि उनका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाए, एक ही डायरेक्शन में आ जाए। जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई करोगे उतने ही ज्यादा मॉलिक्यूल्स अरेंज होंगे इसमें। अगर कम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो कम मॉलिक्यूल्स अरेंज होंगे, और कम मॉलिक्यूल्स अगर अरेंज होंगे तो क्या होगा, जो मैग्नेटाइजेशन है वो भी कम होगा। इसलिए क्या होता है कि जब आप किसी भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करते हो तो उसका जो मैग्नेटाइजेशन लेवल है वो बढ़ता जाता है, ज्यादा मैग्नेटाइज होगा वो, और एक सैचुरेशन कंडीशन भी आएगी लास्ट में जब मटेरियल फुली मैग्नेटाइज हो चुका होगा। मतलब इसके सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे होंगे, तो हम बोलेंगे कि ये फुली मैग्नेटाइज हो चुका है, कंप्लीटली मैग्नेटाइज हो गया ये। और अगर ये कंप्लीटली मैग्नेटाइज हो गया इसका मतलब और ज्यादा ये मैग्नेटाइज नहीं हो पाएगा। जब ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स अरेंज हो चुके हैं तब और तो मॉलिक्यूल्स इसमें है ही नहीं जिनको अरेंज होना है, सारे के सारे अरेंज हो गए। तो उस लेवल के बाद में, उस लिमिट के बाद में और ज्यादा अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करते हो, जब ये पूरा मैग्नेटाइज हो चुका होगा, सैचुरेशन कंडीशन में आ चुका होगा, उसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करने से ये और ज्यादा मैग्नेटाइज नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि ये मैक्सिमम लेवल तक मैग्नेटाइज हो चुका है, उस लेवल से ज्यादा मैग्नेटाइज ये नहीं हो पाएगा फिर, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स इसके अरेंज हो चुके हैं और ज्यादा मैग्नेटाइज नहीं होता उसके बाद में। तो ये चीज याद रखनी है। तो यहां पे हमने जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, बी नॉट इज नॉट इक्वल टू 0, देन क्या होगा, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस करेंगे। तो अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी 0 नहीं होगा, मतलब ये कुछ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अब प्रोड्यूस कर रहे होंगे। अब ये तो हुआ एक्सप्लेनेशन कि किस तरीके से ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज होता है। लेकिन हमने ये भी देखा था कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं किसी भी पैरा या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का तो उसका मैग्नेटाइजेशन कम होता है। ऐसा क्यों?
अगर आप इस मटेरियल को गर्म करोगे तो गर्म करने से क्या होगा, जो एटम्स हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनको हीट की फॉर्म में एनर्जी मिलेगी, जिससे उनकी स्पीड बढ़ जाएगी। और अगर स्पीड बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, वो रैंडमली घूमने लग जाएंगे, जैसे पहले घूम रहे थे ना वैसे ही घूमने लग जाएंगे। यहाँ तो क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड ने उन पे फोर्स और टॉर्क अप्लाई करके उनको अरेंज कर दिया, लेकिन यहाँ पे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ेगी, और उससे क्या होता है कि वो रैंडमली अलग अलग डायरेक्शन में घूमने लग जाते हैं जैसे पहले घूम रहे थे। और अगर ये रैंडमली अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे अलग अलग डायरेक्शन में, तो वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो होता क्या है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो फिर ये वापस से मटेरियल इस स्टेट में जाने की कोशिश करेगा, इसके जो एटम्स हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे फिर, और उससे वो आपस में कैंसिल हो जाएगा और मैग्नेटाइजेशन लेवल डिक्रीज हो जाएगा। एक ही डायरेक्शन में अगर अरेंज होते हैं तो मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होता है, अलग अलग डायरेक्शन में अगर ये रैंडमली अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे इलेक्ट्रॉन तो वो आपस में कैंसिल होने से मैग्नेटाइजेशन लेवल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ कम मैग्नेटाइज होता है, इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज होती जाती है, इसलिए ऐसा बोला जाता है। आया समझ में ये? तो ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल का एक्सप्लेनेशन हो गया। नेक्स्ट फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म, मतलब अब हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज होगा और किस तरीके से टेम्परेचर का उसके ऊपर इफेक्ट होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका मैग्नेटाइजेशन लेवल कम होगा या ज्यादा होगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये मान लो कि आपके पास में कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जैसे आयरन हो गया, स्टील हो गया, इनको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो सपोज करो ये कोई क्या है, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। अब जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उसमें छोटे छोटे ऐसे रीजन होते हैं, इनको डोमेन बोला जाता है। ये जो छोटे छोटे आपको एरियाज दिखाई दे रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो उसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। अब होता क्या है कि इसके अंदर कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं और उस ग्रुप का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक ही डायरेक्शन में होता है। मतलब जैसे यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इस रीजन में, उन सारे मॉलिक्यूल्स ने एक ग्रुप बना लिया और उस ग्रुप के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे होंगे। ये वाला जो ग्रुप है इसको हम बोलेंगे डोमेन। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड सपोज करो इधर है। अब ये दूसरा ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो भी किसी एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे सारे मिलके, लेकिन वो पहले वाले से अलग हो सकता है। जैसे इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसे ही इस वाले डोमेन के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन अलग अलग डोमेन्स का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अलग अलग डायरेक्शन में हो सकता है। इन सारे मॉलिक्यूल्स का एक डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इस जैसे डाउनवर्ड है तो मैंने डाउनवर्ड दिखा दिया यहाँ पे, इस वाले डोमेन का मान लो इधर है। ऐसी अलग अलग डोमेन्स का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अलग अलग डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे ना यहाँ पे वो सारे के सारे अलग अलग डायरेक्शन में, मतलब एक ग्रुप के तो सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन अलग अलग डोमेन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो डोमेन किसको बोला गया, ये छोटे छोटे जो ग्रुप्स बन गए एटम्स या मॉलिक्यूल्स के जिनका मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है उसको हम बोलते हैं डोमेन। अब ये जितने भी डोमेन है देखो रैंडमली अलग अलग डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए जब तक आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करोगे, मटेरियल को मैग्नेटाइज करने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो जीरो मिलेगा। जब तक बी नॉट जीरो रहेगा यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो रहेगा, तब तक ये जो मटेरियल है ये मैग्नेटाइज नहीं होगा। जैसे एक आयरन का पीस है तो वो अपने आप तो मैग्नेटाइज होता नहीं है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर जीरो है तो उसका मैग्नेटाइजेशन लेवल जीरो होगा, लेकिन उसके अंदर छोटे छोटे ग्रुप्स ऐसे जरूर रहेंगे जिनका मैग्नेटिक फील्ड होगा, और इन ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। अगर इस आयरन की पीस को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए, डोमेन्स के अंदर तोड़ दिया जाए, तो हर एक जो डोमेन होगा वो एक छोटी मैग्नेट की तरह काम करेगा, अट्रैक्ट होंगे वो आपस में एक दूसरे से। क्यों? क्योंकि ये जो छोटे छोटे डोमेन्स है ना ये एक्चुअल में छोटी छोटी मैग्नेट्स ही है बस। ये तो इनको कंप्लीटली आप पूरे मटेरियल को देख रहे हो तो सारे डोमेन्स का मैग्नेटिक फील्ड आपस में कैंसिल हो गया, लेकिन अगर अलग अलग कर दिया जाए तो हर एक जो छोटा टुकड़ा होगा, हर एक जो डोमेन होगा वो एक अपने आप में मैग्नेट की तरह ही काम करेगा। ये चीज समझ में आई क्या आपको? ये जो थ्योरी है जिससे हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं इसका नाम है डोमेन थ्योरी। तो ये भी आप लिख दो, ये इंपॉर्टेंट है
कि अगर आप किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सप्लेन करते हो तो उसके लिए कौन सी थ्योरी यूज करते हो, तो डोमेन थ्योरी बोलते हैं इसको, डोमेन थ्योरी हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब आपने क्या किया, ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है इसके ऊपर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, ये मैग्नेटिक फील्ड बी नोट आपने अप्लाई कर दिया इसके ऊपर, जो इसको मैग्नेटाइज करने की कोशिश करेगा। अब जिस डायरेक्शन में आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, इस मटेरियल के अंदर कुछ डोमेन आपको ऑलरेडी उसी डायरेक्शन में दिखेंगे। जैसे ये वाला डोमेन देखो, ये इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ये वाला डोमेन भी देखो इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, लेकिन बाकी की जो डोमेन है वो अलग अलग डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड इन डोमेन्स के ऊपर एक तरह से फोर्स और टॉर्क अप्लाई करेगा, उन सारे डोमेन्स को एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स करेगा। मतलब ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या करेगा, इस तरीके से इसके ऊपर फोर्स लगाएगा मटेरियल के अंदर, जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके ऊपर, ताकि वो एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लग जाए। कुछ डोमेन ऑलरेडी इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो तो एज इट इज रहेंगे, और जो नहीं कर रहे हैं उनको ये फोर्सफुली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज कर देगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या कर रहा है, इन सारे के सारे डोमेन्स को अपनी डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस डायरेक्शन में आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे ना, उसी डायरेक्शन में ये डोमेन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लग जाएंगे। ये पहले भी प्रोड्यूस कर रहे थे लेकिन रैंडमली अलग अलग डायरेक्शन में था, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो ये अब एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लग गए। अब क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये अब ऐड होगा और टोटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अब जीरो नहीं होगा। अब आपको जब आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया ना, तो अब इसके अंदर कुछ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मिलेगा, यानी कि इसका कुछ मैग्नेटाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। आपको लगेगा कि ये मैग्नेटाइज हो गया, क्योंकि सारे के सारे डोमेन एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे होंगे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपको इस मटेरियल के अंदर दिखाई देगा। मतलब आपको ये मटेरियल मैग्नेटाइज दिखेगा, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगा फिर ये। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो टेम्परेचर जितना ज्यादा आप इंक्रीज करोगे ये डोमेन डिस्टर्ब होते जाएंगे, वापस से ये उसी कंडीशन में जाने की कोशिश करेंगे जैसे ये पहले थे। अभी तो हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके इनको अरेंज कर दिया, अगर मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई नहीं करोगे तो क्या होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया जाएगा तब तक तो ये रैंडमली अरेंज होंगे और आपस में एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देंगे। लेकिन जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो तब क्या हो रहा है, तो ये सारे के सारे डोमेन एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करोगे तो ये डोमेन्स को डिस्टर्ब करेगा टेम्परेचर, और उसकी वजह से डोमेन्स वापस से रैंडमली अलग अलग डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लग जाएंगे, जिससे उनका आपस में ही मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जितना टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे उतना ही डोमेन रीअरेंज होंगे, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल होता जाएगा, यानी कि मटेरियल डीमैग्नेटाइज होता जाएगा। या ऐसे बोल दो कि मटेरियल कम मैग्नेटाइज होगा हाई टेम्परेचर पे, क्योंकि डोमेन रैंडमली अरेंज हो जाएंगे और वो उनको अरेंज करना मुश्किल होगा फिर एक ही डायरेक्शन में। तो जितना टेम्परेचर आप इंक्रीज करते जाओगे, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं वो उतना ही कम मैग्नेटाइज होंगे हाई टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है।